वन का राजा एक अजीब आदत का शिकार था। उसे नहाने से बड़ी चिढ़ थी। दिन बीतते, हफ्ते बीतते और फिर महीने बीत जाते, पर राजा शेर सिंह नहाने का नाम भी नहीं लेता था। उस दिन तो हद ही हो गई जब जंगल के डॉक्टर वानर को लोगों ने गिरते पड़ते आते हुए देखा। वानर 2 कदम चलता, फिर लड़खड़ाकर गिर जाता। हाँ, बाप रे, इतनी बदबू, मेरी तो नाक ही सड़ गई। अभी तक रह रहकर बेहोशी छा रही है। अरे बस मैं अपनी क्लिनिक तक पहुंच जाऊं। डॉक्टर वानर को लड़खड़ाते गिरते पड़ते देखकर हाथी दादा को अजीब लगा। उसने पूछ ही लिया, क्यों डॉक्टर साहब, आपकी तो अपनी तबीयत ही खराब हो गई, तो दूसरों का इलाज कैसे करोगे? अरे हाथी दादा, मेरी हंसी मत उड़ाओ। तुम्हें पता नहीं है मैं क्या भुगत करा रहा हूँ। अगर मेरी जगह तुम होते ना, तो तुम तो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ते। अच्छा, भला ऐसे कौन से तीर चला कर आ रहे हो? ओहो सॉरी, आपसे तो पूछना चाहिए, ऐसे कौन से इंजेक्शन चला कर आ रहे हो? अरे हाथी भाई, महाराज शेर सिंह ने बुलवाया था। उन्हें त्वचा पर कुछ समस्या हो गई थी और वो तो होनी ही थी। पता नहीं कितने साल हो गए होंगे महाराज को नहाए हुए। इतनी बदबू आ रही थी, मैंने नहाने की सलाह दी तो मुझे ही डांट कर भगा दिया। ओह, तो अपनी जान बचा कर भागे हो? अरे जान बची कहाँ, उस बदबू से तो नाक ही रुक गई। देख नहीं रहे हो, बार बार बेहोश हुए जा रहा हूँ। खुद को एक इंजेक्शन लगा लेता हूँ, नहीं तो क्लिनिक तक नहीं पहुँच पाऊंगा। डॉक्टर ने अपना बैग खोला, एक इंजेक्शन निकाला और खुद को ही लगा लिया। हाँ, अब ठीक है, अब कुछ तबीयत संभली मेरी। इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर वानर की तबीयत कुछ ठीक हुई और वो संभल कर अपने क्लिनिक की ओर बढ़ने लगे। वानर तो चला गया, पर हाथी दादा सोचने लगे, बात तो सही है। हमारे राजा ने तो ना नहाने का रिकॉर्ड ही बना दिया है। उनके शरीर से निकलने वाली बदबू दूर दूर तक फैलने लगी है। महाराज को किसी न किसी तरह नहलाना ही होगा। अगर मैं और मेरी बिरादरी वाले ये काम कर दें, तो जंगल में हमारा बड़ा नाम हो जाएगा। ये सोचकर हाथी दादा ने अपनी बिरादरी के 3 हाथियों को अपने साथ लिया और राजा शेर सिंह के पास पहुंच गए। शेर ने जब बिन बुलाए 4 मेहमानों को देखा तो उसकी त्योरियां चढ़ गईं। किस लिए आए हो? महाराज के सारे बाल धुलकर साफ हों। क्या बकते हो? ओह, माफ कीजिए महाराज, मैं कह रहा था कि महाराज का इकबाल बुलंद हो। वो तो तुम नहीं कहोगे, तब भी होगा। अभी क्या कहने आए हो, वो कहो। महाराज, हमने नहान सर्विस शुरू की है। नहान सर्विस? ये क्या है? जी महाराज, अगर किसी का मन नदी पर जाकर नहाने का नहीं है, तो उसे हम घर पर जाकर नहलाएंगे। बाकी हाथियों ने कहा, जी महाराज, हम अपनी अपनी सूंडों में पानी भर कर लाएंगे और फिर पानी की फुहारें निकालकर उसे नहला देंगे। हम नदी में से वहाँ से पानी लेंगे जहाँ पानी सबसे साफ है। हमारी नहान सर्विस में नहाते हुए ऐसा लगेगा जैसे 5 स्टार होटल के फव्वारे चल रहे हों। जी महाराज, हमारी नहान सर्विस का पहला शावर हम आपकी सेवा में पेश करना चाहते हैं। वो भी बिल्कुल फ्री, क्योंकि आप हमारे महाराज हैं।
मुझे नहलाने की बात कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने मेरे ऊपर पानी डालने की कोशिश की तो जो सबसे पहले अपनी सूंड से मेरे ऊपर पानी डालेगा, मैं उसकी सूंड काट डालूंगा। भागो भागो। हाथी दादा की तरकीब भी काम नहीं आई। उनका नहान सर्विस वाला आइडिया फुस हो गया। चारों अपनी जान बचाकर बेतहाशा भागे। सुघड़ उल्लू जंगल की खबरें अपने अखबार में छापा करता था। उसके रिपोर्टर ने उसकी मेज पर राजा के ना नहाने की रिपोर्ट रखी थी। सुघड़ उल्लू ने रिपोर्ट उठाई और पढ़ने लगा। जंगल के राजा शेर सिंह को नहाए 3 महीने हो गए हैं। उन्हें त्वचा रोग भी हो गया है। उनके शरीर से भयंकर बदबू आने लगी है। अभी बारिश का मौसम दूर है, पर बारिश हुई और महाराज अपनी मान में चले गए तो कैसे साफ होंगे? जंगल की भलाई के लिए अब राजा शेर सिंह को नहा लेना चाहिए। सुघड़ उल्लू ने रिपोर्ट एक तरफ रखी और सोचने लगा। छापूं कि ना छापूं, छापूं कि ना छापूं। छाप देता हूँ। आखिर ये तो सारे जंगल की भलाई के लिए है। और सुघड़ उल्लू ने अपने अखबार के फ्रंट पेज पर ये खबर छाप दी कि राजा 3 महीने से नहाया नहीं। जब अखबार हाथी दादा के हाथ में पड़ा तो वो खुश हो गए। ये सुघड़ उल्लू ने अच्छा किया कि राजा के ना नहाने की खबर छाप दी। अब जब महाराज को पता चलेगा कि उनके ना नहाने की खबर तो अखबार में भी छप गई, तो वो जरूर नहाने के बारे में सोचेंगे ही। अपनी मांद के बाहर शेर गुस्से से गुर्राता हुआ बोला। उस उल्लू की ये मजाल, अपने राजा के बारे में ऐसी खबर छाप दी। अरे हम नहाएं या ना नहाएं, ये हमारा निजी मामला है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? शेर गुस्से में भरकर सुघड़ उल्लू के अखबार के दफ्तर पहुंचा और सारा दफ्तर तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर दिया। मुझे नहलाने की बात करते हैं, मुझे कोई नहीं नहला सकता। अरे ये खुजली क्यों हो रही है मुझे? खुजलाते खुजलाते शेर सिंह परेशान हो गया, पर नहाने की फिर भी ना सोचता। डॉक्टर की सलाह ना मानने की सजा भुगत रहा था। डॉक्टर की सलाह तो माननी ही चाहिए, पर भला शेर सिंह को कौन समझाता? मिट्ठू तोते ने सोचा वो भी राजा को नहलाने के लिए कोई तरकीब लड़ा कर देखे। उसने हाथी दादा से सलाह की। हाथी दादा, मैंने बड़े बूढ़ों को कहते सुना है कि शादी के बाद बड़े बड़े सुधर जाते हैं। अगर हमारे राजा की शादी हो गई तो वो भी शेरनी के कहने पर नहाना शुरू कर देंगे। विचार तो अच्छा है, पर हमारे राजा से शादी करेगा कौन? साथ वाले वन के राजा की बेटी। मैं अभी अपने राजा को जाकर इस रिश्ते के बारे में बताता हूँ। कहकर मिट्ठू सीधा राजा शेर सिंह की मांद की ओर उड़ चला। उसने देखा राजा शेर सिंह मांद के बाहर बैठा जोर जोर से खुजलाए जा रहा था। मिट्ठू पास पहुंचकर बोला, महाराज की जय हो। छोटा मुंह बड़ी बात। महाराज, पर अब आपको शादी करनी ही चाहिए। हमारे जंगल को युवराज शेर चाहिए, आपका उत्तराधिकारी। मिट्ठू की बात सुनकर शेर की आंखों में खुशी चमकने लगी। ये देखकर मिट्ठू समझ गया कि उसकी चाल कामयाब हो गई है। महाराज, पास के जंगल के महाराज अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। मैं उड़कर जाता हूँ और उन्हें संदेशा पहुँचा देता हूँ।
आप कल ही रिश्ते की बात करने के लिए निकल जाइए। अगली सुबह शेर बाजे गाजे के साथ शादी की बात करने चल पड़ा। आगे आगे जंगल के कई पशु तरह तरह के वाद्य बजाते हुए जा रहे थे, पर शेर से दूरी बनाए हुए थे। शेर के शरीर से निकलने वाली दुर्गंध को अपनी अपनी नाक बजाए वो तेजी से बढ़े जा रहे थे। जैसे ही पूरा दल दूसरे जंगल पहुंचा तो जैसे आफत ही आ गई हो। जहां जहां से शेर सिंह गुजरता, पशु पक्षी दुर्गंध से बेहोश होकर गिर जाते। आखिर शेर सिंह दरबार में पहुंचा, पर वहां कोई नहीं था। उसके शरीर से निकलने वाली दुर्गंध से घबराकर उस जंगल का राजा और उसकी बेटी दूर भाग गए थे। शेर सिंह मुंह लटकाए अपना शरीर खुजाते खुजाते वापस आ गया। जंगल के जानवरों को ये पता चला तो उन्होंने एक मीटिंग की। बुलबुल ने कहा, मैंने सोचा है कि मैं नहाने के ऊपर एक गीत बनाऊंगी। मेरी मीठी आवाज पे गीत सुनकर राजा जी नहाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। नहाने से होता है शरीर हमारा साफ, अकेले नहाए या किसी के संग साथ। जैसे ही तुम्हारे मुंह से नहाना शब्द निकला, महाराज तुम्हें चीर डालेंगे। अरे बाप रे, फिर तो मैं नहाने की बात ही नहीं कहूँगी। हमारा आइडिया पहले ही फेल हो चुका है। लगता है पिंटू खरगोश तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। मेरे परदादा जी ने एक बार तब के शेर जी से कुएं में छलांग लगवा दी थी। अगर मैं अपने राजा जी से नदी में छलांग लगवा दूं तो कैसा रहे? ये अच्छा रहेगा। हम चारों हाथी किनारे पर पहले से तैयार रहेंगे। उन्हें डूबने नहीं देंगे, फौरन निकाल लेंगे। बस योजना के अनुसार पिंटू राजा शेर सिंह के पास पहुंच गया। महाराज, आपका वो दुश्मन शेर हमारे राज्य की नदी तक आ पहुंचा है और नदी में छिपकर बैठा है। कह रहा है रात होते ही हमला करेगा और हमारे राज्य पर कब्जा कर लेगा। उसकी ये मजाल। तुम मुझे बताओ वो कहाँ छिपा है, उसे तो मैं देखता हूँ। आइए महाराज, आइए। पिंटू शेर सिंह को लेकर नदी के किनारे पहुंचा और बोला, महाराज यहीं अंदर छुपा बैठा है, आप खुद देख लीजिए। जैसे ही शेर ने नदी में झांका, उसे अपनी परछाई दिखाई दी। वो गुस्से में गुर्राया। तो तू है, अभी बताता हूँ तुझे। ये कहकर शेर ने नदी में छलांग लगा दी और छपाक छपाक की आवाज के साथ उसका शरीर साफ होने लगा। हाथी दादा अपने साथियों के साथ पहले से तैयार थे। उन्होंने अपनी सूंडों से पकड़कर शेर सिंह को नदी से निकालकर किनारे पर खड़ा कर दिया। पानी से निकलकर कुछ अच्छा सा लग रहा है। खुजली भी खत्म हो गई है। महाराज, आपका स्नान हो गया है, आपका शरीर साफ हो गया है। हाँ महाराज, अब आपकी शादी आसानी से हो जाएगी। मैं कल ही दोबारा संदेशा पहुंचाता हूँ। शेर शेरनी सजे धजे हैं। सभी जानवर नाच गा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं। महाराज को शादी मुबारक हो। सुघड़ उल्लू से बोलो कि जंगल टाइम्स में हमारा आदेश छाप दे। सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें और डॉक्टर की सलाह जरूर माने। जो आज्ञा महाराज। देहरादून के घने जंगल में एक पेड़ पर बंदरों का
एक झुंड रहा करता था। इस झुंड का मुखिया हल्कू बंदर था, जो बहुत बेवकूफ लेकिन वो अपने आप को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझता था और हमेशा अपने झुंड के बंदरों पर अक्लमंदी झाड़ता रहता था। झुंड का कोई बंदर जब भी अपने लिए परमानेंट घर बनाने की बात करता तो हल्कू उससे कहता, अरे बेवकूफ, हम कोई परिंदे हैं जो घर बनाकर रहेंगे। हमारे पूर्वजों ने कभी घर नहीं बनाया तो हम क्यों बनाएंगे? अरे बंदर घर में नहीं, पेड़ों पर लटकते हुए ही अच्छे लगते हैं। पर दादा, अब समय बदल चुका है। हमें भी अपने पुराने रीति रिवाज और आदतों को बदलकर अपने लिए एक घर बना लेना चाहिए। हल्कू उस बंदर को डांट कर कहता, तू अपनी सलाह अपने ही पास रख। अगर तू ज्यादा अक्लमंदी झाड़ेगा तो मैं तुझे अपने झुंड से निकाल दूंगा, समझ गया? हल्कू की धमकी से डरकर बेचारा बंदर चुप हो गया। इसी तरह से इन बंदरों का समय बीत रहा था। फिर गर्मी का मौसम बीतता है और बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। एक दिन की बात है। उस दिन तेज बारिश के साथ साथ बड़ी भयंकर आंधी भी चल रही थी। आंधी में कई पेड़ टूट चुके थे और बंदरों वाला पेड़ भी गिर गया था। बंदरों के पास अब रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं था, इसलिए सारे बंदर अपने टूटे हुए पेड़ के ठूंठ पर आपस में चिपक कर बैठ गए और बारिश में भीगते हुए बारिश के बंद होने का इंतजार करने लगे। कई घंटों के बाद जब बारिश बंद हुई, तब सारे बंदरों ने मिलकर हल्कू से कहा, हल्कू दादा, अपना भूरा ठीक ही बोलता था। अगर हम अपना घर बना लेते तो आज इस बारिश में अपने घर के अंदर आराम से बैठे होते। हाँ, तुम लोग ठीक बोल रहे हो, लेकिन हम घर बनाकर अपने पूर्वजों की परंपरा का अपमान नहीं करेंगे। अरे दादा, तो क्या ऐसे ही बारिश में भीगते रहेंगे? अरे नहीं नहीं, हम कोई खाली गुफा को ढूंढकर गुफा में रहना शुरू करेंगे। हाँ दादा, ये ठीक रहेगा। हमें घर भी मिल जाएगा और घर बनाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर सारे बंदर मिलकर गुफा को ढूंढने के लिए जंगल से निकलकर एक पहाड़ पर चले गए। पहाड़ के दामन में एक गुफा थी। इस गुफा में एक शेर रहा करता था। इस समय शेर गुफा के अंदर मौजूद नहीं था। वो शायद शिकार करने के लिए गया हुआ था। बंदरों का झुंड शेर की गुफा के पास आ गया। एक बंदर गुफा को देखकर खुशी से ताली बजाते हुए हल्कू बंदर से कहने लगा, दादा ये देखो, हमने एक गुफा ढूंढी। चलो इस गुफा के अंदर चलकर देखते हैं। अरे अंदर चलकर क्या देखेगा रे? अंदर क्या तेरी मौसी नाच रही है? अबे गधे, हमें गुफा के अंदर जाकर देखना नहीं है, हमें गुफा के अंदर रहना है। सारे बंदर हल्कू की बात पर हंस पड़े। उसके बाद सारे बंदर गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर जानवरों की हड्डियों का एक ढेर लगा हुआ था। एक बंदर हड्डियों के ढेर को देखकर कहने लगा, हल्कू दादा, लगता है ये किसी शेर या भेड़िए की गुफा है, जो कि अभी कहीं गया हुआ है। उसके आने से पहले हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। अरे हम इस गुफा से क्यों निकलेंगे भाई? अब तो इस गुफा पर हमारा कब्जा हो गया है। अब तो यहाँ से वो निकलेगा जो यहाँ रहता था। सारे बंदर हल्कू की बात सुनकर खुशी से ताली बजाने लगे और गुफा के अंदर धमा चौकड़ी मचाने लगे। तभी गुफा के अंदर मुंह में एक शिकार दबाए शेर आ गया। शेर को देखकर सारे बंदर एक जगह इकट्ठा हो गए। शेर उन बंदरों से कहने लगा, अरे बेवकूफ बंदरों, तुम मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से। मैं शिकार करने के चक्कर में काफी थक गया हूँ। अब मैं थोड़ा आराम करूँगा। अरे हम क्यों भागे यहाँ से? तुम भागो इस गुफा से। इस गुफा में तो अब हम रहेंगे।
अबे उल्लू, गुफा में बंदर नहीं शेर रहा करते हैं। बाहर बरगद का एक विशाल पेड़ है, तुम सब उस पेड़ पर जाकर रहो। देखो भाई शेर सिंह, बारिश के मौसम में हम पेड़ पर नहीं रहेंगे। अरे तुम क्यों नहीं उस पेड़ पर जाकर रह लेते? बंदर की मूर्खतापूर्ण बात सुनकर शेर हंस पड़ा और कहने लगा, अरे मूर्ख बंदर, कोई शेर पेड़ पर रहता है क्या? चलो चलो, अब तुरंत यहाँ से भाग जाओ। अरे तुम निकलो यहाँ से। शेर को बंदरों की बहस पर गुस्सा आ गया और वो बंदरों की तरफ दहाड़ने लगा। सारे बंदर दहाड़ सुनकर थर थर कांपने लगे और गुफा से बाहर भाग गए। फिर शेर आराम से बैठकर अपना शिकार खाने लगा और आराम करने के लिए लेट गया। शेर की गुफा के बाहर कुछ ही दूरी पर बरगद का एक पेड़ था। सारे बंदर पेड़ पर बैठकर आपस में सलाह करने लगे। एक बंदर ने कहा, हल्कू दादा, भाई ये तो सरासर शेर की दादागिरी हुई जो उसने हमें गुफा से भगा दिया। दूसरा बंदर बोला, दादा, अगर हमें पेड़ पर ही रहना होता तो हम अपने जंगल में ही किसी पेड़ पर ना रह लेते, यहाँ पहाड़ पर क्यों आते? अरे तुम लोग परेशान क्यों होते हो? हम उसी गुफा में रहेंगे। कैसे रहेंगे दादा? गुफा में तो शेर रहता है, वो हमें वहाँ नहीं रहने देगा। अरे मूर्खो, हम कई सारे हैं और शेर अकेला है, वो हमसे जीत नहीं पाएगा। हम उसे खूब परेशान करेंगे तो वो हमसे परेशान होकर गुफा से भाग जाएगा और फिर हम सब गुफा में रहने लगेंगे। सारे बंदर खुश होकर ताली बजाने लगे और हल्कू की प्रशंसा करने लगे। अरे वाह दादा वाह, आपकी अक्लमंदी का भी कोई जवाब नहीं। क्या बढ़िया तरकीब सुझाई आपने। फिर ये दिन भी बीत गया और अगला दिन हो गया। शेर अपनी गुफा से बाहर निकला और अंगड़ाई तोड़कर गुर्राता हुआ फिर शेर शिकार करने के लिए वहां से आगे चला गया। बंदरों का झुंड पेड़ पर बैठे हुए शेर की सारी हरकतें देख रहा था। हल्कू बंदर ने कहा, देखो भाइयों, जब ये शेर शिकार करके वापस लौटेगा और शिकार का मांस खाकर सो जाएगा, तब हम गुफा के अंदर जाएंगे और शेर को परेशान करके भाग आएंगे। फिर कुछ घंटे गुजर जाने के बाद शेर शिकार करके वापस लौट आता है और अपनी गुफा में चला जाता है। पेड़ पर बैठे हुए बंदर शेर को वापस आता हुआ देख लेते हैं। शेर गुफा के अंदर चला जाता है और अपने शिकार का मांस खाकर आराम करने के लिए लेट जाता है। फिर बंदरों का झुंड खामोशी के साथ पेड़ से उतरकर गुफा के पास आता है और बिना शोर किए दबे पांव चलकर गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा में शेर आराम से सोया हुआ था। बंदर आकर शेर को परेशान करने लगे। कोई शेर के ऊपर चढ़कर कूदने लगा तो कोई शेर की पूंछ मरोड़ने लगा और कोई शेर के पंजे में गुदगुदी करने लगा। शेर अचानक से आंखें खोलकर बंदरों को देखता है और तुरंत ही अपनी आंखें बंद करके करवट बदलकर चित लेट जाता है। बंदर कुछ देर तक शेर को परेशान करते हैं, लेकिन शेर कोई हरकत नहीं करता। तो बंदर गुफा से चले जाते हैं और अपने पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। ये सिलसिला कई दिनों तक लगातार चलता रहा। शेर जब आराम से सो जाता, बंदर चुपके से गुफा में घुस जाते और शेर को खूब परेशान करते, लेकिन शेर कोई भी हरकत नहीं करता और बंदर वापस अपने पेड़ पर बैठ जाते। एक दिन सारे बंदर आपस में बातें करने लगे। अरे हल्कू दादा, ये कैसा शेर है? इसे परेशान करके हम खुद परेशान हो गए हैं, लेकिन वो जरा भी परेशान नहीं हो रहा। हाँ दादा, लगता है हमारी ये तरकीब फेल हो गई। दादा, आप कोई दूसरी तरकीब सोचिए शेर को गुफा से भगाने के लिए। अरे अरे, मेरे दिमाग की तो दही जमा दी इस शेर ने। पता नहीं ये ससुरा परेशान क्यों नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं,
मैं कोई और बढ़िया सी तरकीब सोचता हूँ। और फिर 2 दिन तक बंदर नई तरकीब सोचते हैं। इसीलिए 2 दिनों तक वो शेर को परेशान करने नहीं जा पाते। तो शेर सोचने लगता है, पता नहीं क्या बात है, 2 दिनों से वो बंदर मुझे परेशान करने क्यों नहीं आए। चलो चलकर उन्हीं से पूछ लेता हूँ। शेर गुफा से निकलकर पेड़ के पास आया और बंदरों से पूछने लगा, अरे बंदरों, तुम 2 दिनों से मुझे परेशान करने नहीं आ रहे हो, क्या बात है? शेर महाराज, हम आपको परेशान करते करते खुद परेशान हो चुके हैं, इसलिए हम आपको परेशान करने की कोई नई तरकीब सोचने में जुटे हैं। अरे बेवकूफो, तुम जिस तरीके से मुझे परेशान करते थे ना, उससे मैं परेशान होने की बजाय खुश होता था, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मेरे शरीर को रौंदने से मेरी सारी थकान उतर जाती थी और मुझे बहुत मजा आता था। हैं? अच्छा, तो इसी वजह से तुमने कभी किसी बंदर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? हाँ, यही बात है, वरना तुम बंदरों की क्या मजाल जो तुम शेर के करीब फटक भी जाते। वैसे मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुना दूं। हैं? कैसी खुशखबरी? जल्दी सुनाओ ना। इस गुफा में रहते मुझे कई साल हो गए हैं। अब मैं इस गुफा से ऊब चुका हूँ, इसलिए मैं इस गुफा को छोड़कर जंगल में रहने के लिए जा रहा हूँ। तुम लोग चाहो तो मजे से इस गुफा में रह सकते हो। झुंड का एक समझदार बंदर शेर से कहने लगा, शेर महाराज, हम आपकी बात पर विश्वास कैसे करें? क्या पता हमें शिकार बनाने के लिए ये आपकी कोई चाल हो। अरे नहीं बंदर भाई, मैं कोई चालबाजी नहीं कर रहा। मैं बहुत शरीफ शेर हूँ। मैं अगर तुम लोगों को शिकार बनाना चाहता तो बहुत पहले ही बना चुका होता। मैं सचमुच ये गुफा छोड़कर जा रहा हूँ। और शेर सचमुच ही वहाँ से जंगल की ओर चला गया। फिर सारे बंदर मिलकर शेर की गुफा की अच्छे से सफाई करते हैं और आराम से गुफा में रहने लगते हैं। बंदरों के झुंड को अब गर्मी, सर्दी और चंपक वन के अंदर हर प्रकार के पशु पक्षी रहा करते थे। और इसी वन में कुछ दिनों से एक बूढ़ा सियार भी कहीं से आकर रहने लगा। सियार बहुत ही चतुर चालाक था। वो अपना पेट भरने के लिए शिकार करने में मेहनत नहीं करता था, बल्कि अपनी चतुराई से दूसरे जानवरों द्वारा किए गए शिकार को हड़प कर जाता था। एक दिन की बात है, एक जंगली बिल्ला कहीं से एक खरगोश का शिकार करके उसे मुंह में दबाए चला आ रहा था। तभी पेड़ के नीचे बैठा हुआ सियार बिल्ली को देखकर बोला, अच्छा, तो मेरे होते हुए ये बिल्ला खरगोश की दावत उड़ाएगा, लेकिन ऐसा तो मैं कभी होने ही नहीं दूंगा। मैं अभी अपनी चतुराई से इस खरगोश को बिल्ले से हड़प लेता हूँ। सियार उठा और उसने जाते हुए बिल्ले को रोका। अरे बिल्ले भैया, क्या तुमने भी वो खबर सुनी है जो मैंने सुनी है? क्यों, तुमने कौन सी खबर सुन ली सियार चाचा? जरा मुझे भी तो बताओ। अरे बिल्ले भैया, मैंने सुना है आजकल जंगल के खरगोशों में एक भयंकर बीमारी फैली हुई है। कई जानवर खरगोश का मांस खाकर तड़प तड़प कर मर गए हैं। ये खबर टीवी पर भी बताई जा रही थी। सियार की बात सुनकर बिल्ला घबरा गया और खरगोश को धरती पर फेंककर उससे कहने लगा, हाँ सियार चाचा, आपने समय रहते मुझे ये खबर सुनाकर मेरी जान बचा ली, नहीं तो इस खरगोश का मांस खाकर मैं भी स्वर्गवासी हो जाता। बिल्ला खरगोश को वहीं छोड़कर भाग गया और सियार अपनी कामयाबी पर खुश होकर हंस पड़ा। बेवकूफ बिल्ला, मेरे बहकावे में आकर इतना बढ़िया शिकार छोड़कर चला गया। अब मैं इस खरगोश का नरम नरम मांस खाकर मजे उड़ाऊंगा।
और फिर चतुर सियार ने आराम से बैठकर खरगोश के मांस की दावत उड़ाई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन की बात है, जंगल में दो भैंसे किसी बात को लेकर आपस में लड़ रहे थे। दोनों भैंसों की खूनी लड़ाई में एक भैंसा गिरकर मर गया और जीतने वाला भैंसा वहां से चला गया। तभी वहां से सियार गुजरा। सियार मरे हुए भैंसे को देखकर बड़ा खुश हुआ। अरे वाह, आज तो मजा आ गया, पूरा भैंसा खाने के लिए मिल गया। ये भैंसा तो मेरा 10 दिनों तक खाने का काम चलाएगा। सियार भैंसे का मांस खाने के लिए भैंसे के ऊपर चढ़ गया। तभी वहाँ पर जंगल का राजा शेर आ गया और उससे कहने लगा, ये क्या ड्रामा है सियार? इस भैंसे को किसने मारा है? सियार शेर को देखते ही समझ गया कि अब शेर भैंसे को खा जाएगा और उसे हड्डियों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सियार चतुराई से काम लेते हुए कहने लगा, आप आ गए महाराज, मैं तो बस आपके ही आने का इंतजार कर रहा था। मैंने इस भैंसे को आपके लिए ही तो मारा है महाराज। आइए आइए और भैंसे का स्वादिष्ट मांस खाइए। तूने मुझे इतना सम्मान दिया, मेरे लिए यही काफी है। मैं दूसरों का किया हुआ शिकार नहीं खाया करता, इसे तो तू ही खा लेना। शेर वहाँ से चला गया तो सियार को बड़ी खुशी हुई। चलो अच्छा हुआ जो ये बेवकूफ शेर मेरी बातों में आकर इस भैंसे को छोड़कर चला गया। अब तो इसे मैं ही खाऊंगा। सियार ने जैसे ही मांस खाने के लिए भैंसे के शरीर में अपने दांत गड़ाए, उसे दूर से बाघ बाघिन आते हुए नजर आए। बाघों को देखकर सियार का मूड खराब हो गया। तेरे की, अब ये बाघ और बाघिन कहाँ से आदम के? ये दोनों जरूर इस भैंसे को चट कर जाएंगे और मैं हाथ मलता रह जाऊंगा। मुझे इन दोनों को भी कोई पट्टी पढ़ानी पड़ेगी। बाघ और बाघिन भैंसे के करीब आ गए और मरे हुए भैंसे को देखकर होठों पर जीभ फिराने लगे। बाघ बोला, अरे ओ सियार, तू इस भैंसे के पास क्या कर रहा है? इसे हम दोनों खाएंगे, चल भाग यहाँ से। खबरदार, तुम दोनों इस भैंसे को खाने की सोचना भी मत, नहीं तो शेर महाराज क्रोधित हो जाएंगे और तुम दोनों को कड़ी सजा देंगे। हमारे इस भैंसे को खा लेने से शेर महाराज भला क्यों क्रोधित होंगे? क्योंकि इस भैंसे को शेर महाराज ने ही मारा है और वो मुझे बोल कर गए हैं कि मैं इस भैंसे को अपनी गुफा में ले जाकर छुपा दूं। तुम तो बहुत कमजोर और छोटे जानवर हो। तुम अकेले इतने बड़े भैंसे को अपनी गुफा तक कैसे लेकर जा सकते हो? ये काम मैं नहीं, तुम दोनों करोगे। अगर तुमने इनकार किया तो मैं शेर महाराज से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, फिर तुम दोनों की खैर नहीं, समझ लो। नहीं नहीं, शेर महाराज से हमारी शिकायत मत करना, हम अभी इस भैंसे को तुम्हारी गुफा पर पहुंचा देते हैं। बाघ और बाघिन ने मिलकर भैंसे को अपने जबड़ों से पकड़कर घसीटते हुए सियार की गुफा तक पहुंचा दिया और गुफा के बाहर भैंसे को छोड़कर चले गए। सियार अपनी चतुराई पर फूला नहीं समा रहा था और कई दिनों तक भैंसे के मांस की दावत उड़ाकर मौज करता रहा। चंपक वन के अंदर हर प्रकार के पशु पक्षी रहा करते थे और इसी वन में कुछ दिनों से एक बूढ़ा सियार भी कहीं से आकर रहने लगा। सियार बहुत ही चतुर चालाक था। वो अपना पेट भरने के लिए शिकार करने में मेहनत नहीं करता था, बल्कि अपनी चतुराई से दूसरे जानवरों द्वारा किए गए शिकार को हड़प कर जाता था। एक दिन की बात है, एक जंगली बिल्ला कहीं से एक खरगोश का शिकार करके उसे मुंह में दबाए चला आ रहा था। तभी पेड़ के नीचे बैठा हुआ सियार
बिल्ली को देखकर बोला, अच्छा, तो मेरे होते हुए ये बिल्ला खरगोश की दावत उड़ाएगा, लेकिन ऐसा तो मैं कभी होने ही नहीं दूंगा। मैं अभी अपनी चतुराई से इस खरगोश को बिल्ले से हड़प लेता हूँ। सियार उठा और उसने जाते हुए बिल्ले को रोका। अरे बिल्ले भैया, क्या तुमने भी वो खबर सुनी है जो मैंने सुनी है? क्यों, तुमने कौन सी खबर सुन ली सियार चाचा? जरा मुझे भी तो बताओ। अरे बिल्ले भैया, मैंने सुना है आजकल जंगल के खरगोशों में एक भयंकर बीमारी फैली हुई है। कई जानवर खरगोश का मांस खाकर तड़प तड़प कर मर गए हैं। ये खबर टीवी पर भी बताई जा रही थी। सियार की बात सुनकर बिल्ला घबरा गया और खरगोश को धरती पर फेंककर उससे कहने लगा, हाँ सियार चाचा, आपने समय रहते मुझे ये खबर सुनाकर मेरी जान बचा ली, नहीं तो इस खरगोश का मांस खाकर मैं भी स्वर्गवासी हो जाता। बिल्ला खरगोश को वहीं छोड़कर भाग गया और सियार अपनी कामयाबी पर खुश होकर हंस पड़ा। बेवकूफ बिल्ला, मेरे बहकावे में आकर इतना बढ़िया शिकार छोड़कर चला गया। अब मैं इस खरगोश का नरम नरम मांस खाकर मजे उड़ाऊंगा। और फिर चतुर सियार ने आराम से बैठकर खरगोश के मांस की दावत उड़ाई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन की बात है, जंगल में दो भैंसे किसी बात को लेकर आपस में लड़ रहे थे। दोनों भैंसों की खूनी लड़ाई में एक भैंसा गिरकर मर गया और जीतने वाला भैंसा वहां से चला गया। तभी वहां से सियार गुजरा। सियार मरे हुए भैंसे को देखकर बड़ा खुश हुआ। अरे वाह, आज तो मजा आ गया, पूरा भैंसा खाने के लिए मिल गया। ये भैंसा तो मेरा 10 दिनों तक खाने का काम चलाएगा। सियार भैंसे का मांस खाने के लिए भैंसे के ऊपर चढ़ गया। तभी वहाँ पर जंगल का राजा शेर आ गया और उससे कहने लगा, ये क्या ड्रामा है सियार? इस भैंसे को किसने मारा है? सियार शेर को देखते ही समझ गया कि अब शेर भैंसे को खा जाएगा और उसे हड्डियों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सियार चतुराई से काम लेते हुए कहने लगा, आप आ गए महाराज, मैं तो बस आपके ही आने का इंतजार कर रहा था। मैंने इस भैंसे को आपके लिए ही तो मारा है महाराज। आइए आइए और भैंसे का स्वादिष्ट मांस खाइए। तूने मुझे इतना सम्मान दिया, मेरे लिए यही काफी है। मैं दूसरों का किया हुआ शिकार नहीं खाया करता, इसे तो तू ही खा लेना। शेर वहाँ से चला गया तो सियार को बड़ी खुशी हुई। चलो अच्छा हुआ तो ये बेवकूफ शेर मेरी बातों में आकर इस भैंसे को छोड़कर चला गया। अब तो इसे मैं ही खाऊंगा। सियार ने जैसे ही मांस खाने के लिए भैंसे के शरीर में अपने दांत गड़ाए, उसे दूर से बाघ बाघिन आते हुए नजर आए। बाघों को देखकर सियार का मूड खराब हो गया। तेरे की, अब ये बाघ और बाघिन कहाँ से आदम के? ये दोनों जरूर इस भैंसे को चट कर जाएंगे और मैं हाथ मलता रह जाऊंगा। मुझे इन दोनों को भी कोई पट्टी पढ़ानी पड़ेगी। बाघ और बाघिन भैंसे के करीब आ गए और मरे हुए भैंसे को देखकर होठों पर जीभ फिराने लगे। बाघ बोला, अरे ओ सियार, तू इस भैंसे के पास क्या कर रहा है? इसे हम दोनों खाएंगे, चल भाग यहाँ से। खबरदार, तुम दोनों इस भैंसे को खाने की सोचना भी मत, नहीं तो शेर महाराज क्रोधित हो जाएंगे और तुम दोनों को कड़ी सजा देंगे। हमारे इस भैंसे को खा लेने से शेर महाराज भला क्यों क्रोधित होंगे? क्योंकि इस भैंसे को शेर महाराज ने ही मारा है और वो मुझे बोल कर गए हैं कि मैं इस भैंसे को अपनी गुफा में ले जाकर छुपा दूं।
तुम तो बहुत कमजोर और छोटे जानवर हो। तुम अकेले इतने बड़े भैंसे को अपनी गुफा तक कैसे लेकर जा सकते हो? ये काम मैं नहीं, तुम दोनों करोगे। अगर तुमने इनकार किया तो मैं शेर महाराज से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। फिर तुम दोनों की खैर नहीं, समझ लो। नहीं नहीं, शेर महाराज से हमारी शिकायत मत करना। हम अभी इस भैंसे को तुम्हारी गुफा पर पहुंचा देते हैं। बाघ और बाघिन ने मिलकर भैंसे को अपने जबड़ों से पकड़कर घसीटते हुए सियार की गुफा तक पहुंचा दिया और गुफा के बाहर भैंसे को छोड़कर चले गए। सियार अपनी चतुराई पर फूला नहीं समा रहा था और कई दिनों तक भैंसे के मांस की दावत उड़ाकर मौज करता रहा। सीख: इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हर समय अपनी बुद्धि को एक्टिव रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ बल काम नहीं आता वहाँ बुद्धि ही काम आती है। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में बहुत से हिरन, बकरियां, बंदर, खरगोश और कई प्रकार के परिंदे रहा करते थे, जो कि आपस में मिलजुल कर बड़े प्रेम से रहते थे और एक ही तालाब पर एक साथ पानी पिया करते थे। इस जंगल में कोई भी शिकारी जानवर जैसे कि शेर, चीता, भेड़िया, लोमड़ी आदि बिल्कुल भी नहीं थे। यही कारण था कि इस जंगल के जानवर बेखौफ होकर यहाँ घूमा करते थे। एक दिन जब हिरन और बकरियां तालाब पर पानी पी रहे थे, तब एक खूंखार सी दिखने वाली बिल्ली कहीं से तालाब पर आ गई और एक जगह छिपकर पानी पीते हिरणों और बकरियों को देखते हुए सोचने लगी। अरे वाह, इस जंगल में तो बहुत हिरन और बकरियां हैं। मुझे तुरंत जाकर ये खबर दुर्दांत को देनी चाहिए। और बिल्ली वहाँ से चली गई। दुर्दांत दूसरे जंगल में रहने वाले एक शेर का नाम था। दुर्दांत एक सनकी शेर था, जो किसी भी समय आवश्यकता से अधिक जानवरों का शिकार कर लिया करता था। दुर्दांत अपने जंगल के लगभग सभी जानवरों को मार चुका था। यही कारण था कि दुर्दांत वाले जंगल में पक्षियों के सिवा कोई और जानवर नजर ही नहीं आता था। बिल्ली दुर्दांत की जासूस थी, जो कि शिकार को ढूंढकर उसकी खबर दुर्दांत तक पहुंचाया करती थी। अब ये बिल्ली दूसरे जंगल के हिरणों और बकरियों की खबर देने दुर्दांत के पास आई थी। बिल्ली को देखते ही शेर गरज कर पूछने लगा, अरे बिल्ली मौसी, तू शिकार की कोई खबर लाई है क्या? जल्दी से मुझे बता, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। भांजे राजा, तेरी बिल्ली मौसी जासूसी करने जाए और शिकार की खबर न लाए, ऐसा कभी हुआ है क्या? तो फिर जल्दी बता मौसी, कहाँ है शिकार? सुन, शिकार करने के लिए तुझे दूसरे जंगल में जाना होगा। वहाँ पर बहुत सारे हिरण और बकरियां रहती हैं। बिल्ली शेर को पूरी बात विस्तार से बता देती है और फिर शेर बिल्ली से कहता है, तो फिर देर किस बात की है मौसी, चलो चलते हैं शिकार करने। और फिर दोनों उस तरफ चल पड़ते हैं। हिरणों वाले जंगल में एक बगुला भी रहा करता था। बगुला काफी बूढ़ा हो चला था, लेकिन ये बगुला बहुत अक्लमंद और तजुर्बेकार था। जंगल का कोई भी जानवर जब अपनी किसी समस्या को लेकर उसके पास आता, तो वो बगुला चुटकियों में उसकी समस्या का समाधान कर देता था।
जानवरों के आपसी झगड़े भी वही बगुला सुलझाता था। इसी कारण से जंगल के सारे जानवर उसको बाबा कहा करते थे और बगुले का बड़ा सम्मान करते थे। कुछ दिनों पहले ही बगुले ने एक खरगोश और खरगोशनी का झगड़ा बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से निपटाया था। हुआ यूं था कि खरगोश एक पेड़ के नीचे बने बिल में रहता था। खरगोश कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर किसी काम से चला गया तो उसके पीछे खाली बिल देखकर खरगोशनी ने बिल में रहना शुरू कर दिया। जब खरगोश वापस लौट कर आया तो उसने अपने बिल में एक अजनबी खरगोशनी को पाया। अब दोनों के बीच बिल को लेकर झगड़ा होने लगा। खरगोश कहता कि बिल मेरा है और खरगोशनी कहती कि बिल मेरा है। दोनों के मुकदमे का कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। तो खरगोश बगुले बाबा को बुलाकर उसे सारी बात बताता है और अपने झगड़े का फैसला करने को कहता है। तो बगुला कुछ देर विचार करने के पश्चात कहता है, देखो, तुम दोनों के इस झगड़े का एक हल है मेरे पास। यदि तुम दोनों मेरा फैसला मानने को तैयार हो तो मैं अपना फैसला सुनाऊं। बगले बाबा, मैं तो आपका हर फैसला मान लूंगा, लेकिन ये खरगोशनी मानेगी या नहीं, ये बात तो आप इसी से पूछ लो। मैं बुजुर्गों की बड़ी इज्जत करती हूँ, मैं भी इनका फैसला मानूंगी। तो फिर ठीक है, हो गया फैसला। ऐसा करो, तुम दोनों आपस में शादी कर लो और दोनों मिलकर एक साथ अपने बिल में रहो। खरगोश और खरगोशनी बगुले का फैसला मानकर आपस में शादी कर लेते हैं और एक ही बिल में रहने लगते हैं। बगुला बाबा अपनी इसी अक्लमंदी और तजुर्बे के कारण पूरे जंगल का सम्मानित पात्र बना हुआ था। बिल्ली दुर्दांत शेर को लेकर हिरणों वाले जंगल में आ जाती है। इस समय तालाब पर कई बकरियां और हिरण पानी पी रहे थे। बिल्ली शेर से कहती है, देखो मेरे भांजे, इस जंगल में कितने सारे शिकार हैं तुम्हारे लिए और तुम्हारा मुकाबला करने के लिए इस जंगल में कोई शिकारी जानवर भी तो नहीं है। बिल्ली मौसी, इतने सारे शिकार देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं अभी इनका शिकार कर लेता हूँ, फिर दोनों मजे से बैठकर धावा उड़ाएंगे। शेर दांव लगाकर हिरणों और बकरियों पर हमला कर देता है और कई हिरण व बकरियों को मार गिराता है। बाकी के जानवर जान बचाकर भाग जाते हैं। शेर और बिल्ली एक हिरण का मांस खाकर अपना पेट भर लेते हैं और बाकी के मरे हुए जानवरों के शव ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगले दिन शेर फिर से बकरियों के एक झुंड पर हमला करके 4-5 बकरियों को मार डालता है और एक बकरी का मांस खाकर शेर और बिल्ली अपना पेट भर लेते हैं। बाकी मरी हुई बकरियों को ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। शेर के अचानक जंगल में आकर अंधाधुंध शिकार करने से सभी जानवरों में डर और खौफ फैल जाता है और सारे जानवर छिपकर आपस में विचार करने लगते हैं। हिरण कहता है, भाइयों, हमारे जंगल में ये दुष्ट शेर पता नहीं कहां से आ गया है। इसने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया है। ये कमीना शेर बहुत सनकी है, खाता एक जानवर का मांस है और मारता कई जानवरों को है। भाइयों, अगर ये सनकी शेर इसी तरह अंधाधुंध हम जानवरों का शिकार करता रहा तो कुछ ही दिनों में हम सब भी शेर के हाथों मारे जाएंगे। भाई, इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने का उपाय बगले बाबा के सिवा हमें कोई और नहीं बता सकता। तभी वहाँ पर बगुला भी आ जाता है और कहता है, मेरे बच्चों,
मुसीबत के समय धैर्य और बुद्धि का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तुम लोग चिंता मत करो। यदि हमारे जंगल में ये सनकी शेर आया है तो हम उसे भगाने का भी कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे। और फिर वो कुछ तरकीब सोचने लगता है और बोलता है, बच्चों, मेरे दिमाग में एक ही बात आई है। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो शेर को मारना होगा। अरे भैया, शेर को कौन मार सकता है? वो तो बहुत शक्तिशाली है बाबा। अरे कुछ दिनों पहले हमारे जंगल से कुछ शिकारी गुजरे थे। उनकी एक तलवार एक झाड़ी में छूट गई थी। उसी तलवार से हम शेर को मार देंगे और ये काम कल दोपहर को बंदर करेगा। ठीक है बाबा, ये काम तो मैं ही करूँगा। उसके बाद जानवरों की बैठक समाप्त हो जाती है। अगले दिन कोई भी जानवर जंगल में घूमने नहीं निकलता। सब के सब छुप जाते हैं। शेर और बिल्ली शिकार की तलाश में घूमते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी जानवर नजर नहीं आता। तो बिल्ली कहती है, हद हो गई, सारे जानवर अचानक कहाँ चले गए? एक भी जानवर नजर नहीं आ रहा। हाँ बिल्ली मौसी, सारे जानवर मेरे डर से कहीं छुप गए हैं मौसी। लेकिन कब तक छुपेंगे? कभी तो बाहर निकलेंगे, मैं तभी उनका शिकार कर लूंगा। और फिर दोपहर हो गई। शेर और बिल्ली को मायूस होकर जाना पड़ा। दोनों एक पेड़ के नीचे लेटकर गहरी नींद सो जाते हैं। तभी बंदर तलवार लिए चुपके से वहां आता है और एक भरपूर वार करके शेर की गर्दन काट देता है। बिल्ली जाग जाती है और शेर को मरा देखकर वहां से भागने लगती है, लेकिन बंदर तलवार मारकर उसे भी मार देता है। शेर और बिल्ली के मरते ही इधर उधर छुपे हुए सारे जानवर वहां आ जाते हैं और शेर के मारे जाने की खुशी में उछल कूद करने लगते हैं। जानवर बंदर की वाहवाही करते हैं। इस तरह बगुले की अक्लमंदी और बंदर के साहस के कारण मासूम जानवरों को सनकी शेर के आतंक से छुटकारा मिल गया और सारे जानवर पहले की तरह फिर से जंगल में हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी मुसीबत के समय साहस और धैर्य नहीं खोना चाहिए। साहस और धैर्य से बड़ी मुसीबत का